आज फिर से अगली सीरीज हम पुनः प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, लगातार आप क्लासेज पढ़ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो की सीरीज को पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मत करिएगा, लेकिन विजिट करने से पहले पूरी सीरीज इतिहास की, भूगोल की, संविधान की मेरी जरूर देखिएगा। वास्तव में ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, लेकिन किसी भी जीएस से कम नहीं है। व्याख्या करके आपको बताऊंगा, और मैं आज आपके बीच आ चुका हूं। कॉपी कलम लेकर आप तैयार हो जाइएगा। किसी बार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य ध्यान है, तो सामान्य ध्यान क्लास मेरी मत मिस करिएगा, वरना आप बहुत बड़ी चीज मिस कर जाएंगे। ऐसा हो सकता है, मेरा घमंड कह रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। एक बार आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पहला प्रश्न आ चुका है, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। मैं एक लगातार प्रश्न की सीरीज पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीरीज अगर पूरी पढ़ेंगे तो प्रश्नों के जवाब आप तुरंत देंगे। अगर पहली बार आ रहे हैं तो पिछले की पूरी सीरीज पढ़ लीजिएगा, जियोग्राफी की, पॉलिटी की और कॉन्स्टिट्यूशन की, और साथ में आज की। तो सौरभ जी थोड़ा सा अलग हटिएगा। इस पे क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा वाला या ज्योतिबा फुले। मैं अगर आपको एक प्रश्न का उत्तर बता के मैं बता सकता इसका उत्तर ये होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आपको संपूर्ण व्याख्या करना है, ताकि आपके साथ जीएस का भी पोर्शन तैयार होता रहे। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो ज्योतिबा फुले होगा। क्या होगा? ज्योतिबा फुले होगा। लेकिन मैं ज्योतिबा फुले से संबंधित सभी तथ्यों को स्पष्ट करूंगा, क्योंकि मैं जीएस की सीरीज पढ़ाता हूँ, और मैं जीएस को चाहूंगा कि आपकी पूरी जीएस कंप्लीट उसको उठाकर उस पर डाल दीजिए बगल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिख लेते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठेगा। सितंबर 1873 में, सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले, 1873 में ज्योतिबा फुले ने किसानों और निचली जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज वाले समाज की स्थापना की। अगर इसी प्रश्न में पूछता कब किए, तब क्या लिखते? सितंबर, यहां पे लिखते कब किए, सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले ने क्या किया? सत्य शोधक सभा, माने सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों, निचली जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सत्य शोध सभा के संस्थापक सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले ने कहां पे? महाराष्ट्र में की स्थापना की। महाराष्ट्र में फुले, फुले को समाज सुधारक आंदोलन का एक प्रमुख नेता माना जाता है। ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र में फुले समाज के सुधार आंदोलन का एक प्रमुख नेता माना जाता है। इस प्रकार हमने ये देखा, इसका उत्तर क्या होगा? चौथा डी सही है। और हमने जो व्याख्या किया, व्याख्या याद रखिएगा, ये सन भी पूछ सकता है और इसका कारण पूछ सकता है, किसके लिए हुआ यह भी पूछ सकता है। तो जैसे जुड़ेगा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी लाइक करना ना करना आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन शेयर कर देंगे अन्य लोगों के पास पहुंच जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मैंने प्रारंभ से बताया आपको, अगर मेरी वीडियो की सीरीज आप लगातार देखेंगे, देख रहे होंगे, आप इसका जवाब तुरंत दे लेंगे, तुरंत बताएंगे। अब इसका जवाब तुरंत बता देंगे क्या होगा। तो देखिएगा, आर्य समाज, मैं कहना ना, मैं पूरा जीएस पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न का विकल्प हल करना नहीं है, मैं आपको पूरा समान अध्ययन पढ़ाऊंगा। तो आप पहले कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर जवाब दे पाते तो ठीक है, नहीं तो हम पूरा डिफाइन व्याख्या करेंगे। और आप कॉपी कलम लेकर मेरी जीएस की सीरीज पढ़ा करिए। आप ये मत सोचा करिए ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं पूरी थियोरिकल इसकी व्याख्या करता हूँ, पूरी थियोरी के साथ साथ। तो जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट, लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, लेकिन पहले सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा। स्थापना कब? अच्छा ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी? मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं आज के पास पहली बार आया, मैं पूछ रहा हूं सर इसका क्या होगा। ठीक है, ठीक है सौरभ जी, तो जल्दी करिएगा। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। क्या था? आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। दयानंद सरस्वती इसका एकदम सही जवाब है। 7 अप्रैल 1875, डेट लिखना चाहे लीजिएगा, कब? 7 अप्रैल लिखना चाहे तो डेट भी लिख ले, 7 अप्रैल 1875। मैंने पढ़ाया इसको। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में की गई थी। कहां पे? बंबई में,
बंबई में की गई थी। कहां की गई थी? बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। वे एक सन्यासी थे। वे क्या थे? दयानंद सरस्वती एक सन्यासी थे। उन्होंने वेदों को बढ़ावा दिया। उन्होंने क्या किया? वेदों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आर्य समाज को क्रिवंतो विश्वम आर्यम, क्रिवंतो विश्वम आर्यम, विश्व को उत्तम बनाओ का नारा दिया। लिख लीजिएगा, ये पूछ लेगा तो शायद एक लाइन पूछ दिया, क्रिवंतो विश्वम आर्यम का नारा किसने दिया? क्रिवंतो विश्वम आर्यम, जिसका हिंदी में होता है विश्व को उत्तम बनाओ का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती 7 अप्रैल 1875 को बंबई में किया। यह एक सन्यासी थे। इन्होंने वेदों को बढ़ावा दिया और क्रिवंतो विश्वम आर्यम, विश्व को उत्तम बनाओ का नारा दिया। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प भी मिल गया, विस्तृत व्याख्या मिल गया। इससे और प्रश्न भी हमने आपको बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जिसका है चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? जल्दी से कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो की सीरीज पसंद आए तो शेयर करिएगा। पिछली सारी वीडियो की सीरीज देखिएगा, अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी, नहीं पढ़े तो भी, क्योंकि हम आपको पूरी जीएस की सीरीज पढ़ा रहे। ये केवल प्रश्न एक बहाना होता है, प्रश्न एक तरीका होता है। यूनिक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम आपको हल कर देते हैं। देखिए, चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय, मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। इसलिए सूर्यसेन को क्या उपनाम है? मास्टर दा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, मास्टर दा। इन्हें मास्टर दा की उपमा दी जाती है, इन्हें मास्टर दा भी कहते हैं। ये लोकप्रिय, इनको क्या? सूर्यसेन थे। कब? 18 अप्रैल 1930। कब? लिख लीजिएगा, 18 अप्रैल 1930 को। कहां पे? सशस्त्र विद्रोह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में स्थित चिटगांव में किया था। पुलिस और सहायक सेना के शस्त्रागार पर हमला करने वाले विद्रोहियों में शामिल सूर्यसेन थे, जिन्हें मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय किया गया था। अच्छा, 1830, सॉरी 1830 है, ठीक है, 1830 था, ठीक है, 1830 माफी चाहता है, 1830। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छा, 2 प्रश्न आ चुका है, चलिए कोई बात नहीं। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक इसमें से राजा राम मोहन राय थे? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। ये मैंने पढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसके जवाब हमें जरूर देंगे। जरूर से दीजिएगा, गलत ही सही लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। शेयर जरूर करिएगा, लाइक मत करिएगा। लाइक करेंगे हो सकता है पैसे मिल जाए मुझे, या मन में आपके विचार आ सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किसकी? ब्रह्म समाज की, ब्रह्मो समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 20 अगस्त 1828 को। कब इन्होंने किया था? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। 2 लोग थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। इनके साथ साथ देवेंद्र नाथ टैगोर भी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में किया था। अगर देखा जाए उस समय भारत में विशेष रूप से कुलीन वर्ग की प्रथाओं पर प्रभाववादी ब्राह्मणवाद में धर्म सुधार के रूप में इनकी शुरुआत की गई, जबकि 19वीं शताब्दी में बंगाल का पुनर्जागरण आरंभ होता है। कब? 19वीं शताब्दी में बंगाल का पुनर्जागरण आरंभ होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कब सोएंगे से ज्यादा प्रश्न, बड़ा प्रश्न है, सुबह मेरी क्लास सबसे पहले लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। यहां पे अगला प्रश्न आपके बीच है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? इसका उत्तर तो पता है। मेरा क्या होता है कि केवल आपको उत्तर नहीं बताना है, इससे जुड़े हुए सभी तथ्य पढ़ लेना है। इसमें पहला तो आपको उत्तर सबको पता हो गया, 1885 में। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोग। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वायसराय लॉर्ड डफरिन की
देखिए यहां से देखिएगा, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, जिसकी स्वीकृति के बाद एओ ह्यूम, कौन? एओ ह्यूम ने बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किया। इसके पहली बैठक के आयोजन के जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत? चलिए, एओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या किसी को पता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम कहते हैं। ठीक है, कहां के थे ये? स्कॉटलैंड के निवासी थे। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन की शुरुआत किसने की? आइए, प्रश्न आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। मुझे जवाब के साथ साथ हम इससे जुड़े सभी तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। देखिए, सभी तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। ब्रिटिश लोक सेवक जो थे एलन ऑप्टिकन ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में हुई। ध्यान से लिखिएगा, 1885 में हुई। इन्हें वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाने की स्वीकृति मिली। किससे? वायसराय से। वायसराय कौन था? मैंने अभी जस्ट पहले बताया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास चल रही, हम आप लाइव पढ़ रहे हैं। ये पेपर पे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके बीच लाइव पढ़ा रहा हूं, आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। कौन था उस समय वायसराय? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जस्ट मैंने बताया कि इसके पहले, मैंने जस्ट बताया इसके पहले वीडियो में, आज ही की वीडियो में पहले बताया। भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाने की स्वीकृति मिली, जो भारतीय जनता की आवाज के मंच के रूप में एक कार्य करता था। 28 दिसंबर 1885, लिख लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तब एओ ह्यूम कांग्रेस के महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। किस रूप में? कांग्रेस के महासचिव के रूप में। उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन, लिख लीजिएगा। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, लिख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछ देगा कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 के महासचिव कौन था? एओ ह्यूम थे। कहां पे हुआ था? मैंने बताया था किस विद्यालय में हुआ था, वो भी मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने कहा सारी वीडियो आप क्रम से देखिएगा। मैं हर एक प्रश्न को तोड़कर जवाब दूंगा। बेशक आप वीडियो को शेयर ना करें, लाइक ना करें, लेकिन देखिएगा पूरी सीरीज। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पीछे सारी वीडियो देख लीजिएगा। मेरी गारंटी जीएस क्लियर होगा, क्योंकि मैं इस बात का पूरा प्रयास करता हूं कि मैं जीएस के उन प्रश्नों को लाऊं जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जो अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? ये बताइए, आंध्र प्रदेश की जो डेल्टा क्षेत्र थी, वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। जी जी, आपने एकदम सही जवाब दिया। जिन लोगों ने बताया है वंदे मातरम, उनके जवाब एकदम सही, राइट आंसर है। वंदे मातरम सही जवाब है। देखिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। डेल्टाई आंध्र प्रदेश में, डेल्टाई आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ? वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन जो था वो आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। मैं आपके सामने ट्रेंडिंग प्रश्न लाऊंगा जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। विद्यार्थियों ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों, न्यायालयों, विद्यालयों
कॉलेजों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन पर बल दिया गया। मैंने इसको पढ़ाया है। इस प्रकार इसका उपयुक्त उत्तर तीसरा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करता चलूंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहते? क्या गजब का यूनिक प्रश्न मैं आपके लिए लाता हूं, क्योंकि प्रश्न ट्रेंडिंग प्रश्न आपके लिए लाना बहुत जरूरी है। और आपको अगर लग रहा है कि मैं व्याख्या सही कर रहा हूं तो बस शेयर करिएगा। मैं जीएस की कड़ी पूरी सुलझा दूंगा, आपको पूरी जीएस नहीं पढ़नी पड़ेगी। बताइए, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नए स्वतंत्र राष्ट्र के जो 562 रियासतें थे उनको मिलाकर एक एकजुट भारत अखंड बनाने का जो कार्य संभाला था, प्रभार संभाला था, वो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और देश के पहले स्वतंत्र भारत के देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी तुलना के संबंध में जर्मनी के ऑटो वान बिस्मार्क, कौन? ऑटो वान बिस्मार्क कहां के थे? ऑटो वान बिस्मार्क ये कहां के थे? ये जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के थे, जिन्होंने 1860 के दशक में भी ऐसा महान काम किया। कहां के? जर्मनी के थे। और कब? 1860 में ऐसा महान काम किया। इसलिए भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। किसके नाते? ये बिस्मार्क नाम आया कहां से? यह बिस्मार्क मान आया ऑटो वान बिस्मार्क से, जो जर्मनी में 1860 में अपने देश के लिए किया था। उसी तरह हमारे देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अभी हाल ही में इनकी प्रतिमा बनाई गई। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां बनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, क्यों है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये करंट के साथ साथ जीएस का भी एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बनी प्रतिमा है उसकी लंबाई कितनी है। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि गुजरात में जिनकी प्रतिमा उसकी ऊंचाई 182 मीटर क्यों रखी गई। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करके जवाब देता है। उसकी ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों रखी गई? क्यों 181 नहीं की गई? क्यों 183 नहीं की गई? क्या ऐसा कारण था कि इनकी प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर ही रखी गई? देखते सबसे पहले कौन कमेंट करके जवाब देता है। वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई 182 मीटर ही क्यों रखी गई? क्यों रखी गई बताइए जल्दी से। क्योंकि गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की कुल सीटों की संख्या 182 है। 182 है, 182 है। वहां के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। इस आधार पर विधानसभा सदस्य संख्या कितनी? 182 सीट है। इस वजह से उनकी प्रतिमा की भी ऊंचाई 182 मीटर की गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएस के मामले में लेनी दुर्गेश कि चैनल पे कभी आपको क्वेश्चन नहीं खड़ा होने देंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप सारी सीरीज को देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, ये मेरा विश्वास है, आपका साथ है, घमंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद घोष का नाम किस दिन षड्यंत्र मामलों से जुड़ा? अरविंद घोष का नाम किस दिन षड्यंत्र मामलों से जुड़ा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। शेयर करना, लाइक करना बाद में करेगा, शेयर करेंगे हम लोगों को भी पता चलेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। जल्दी से बताइएगा। पता नहीं क्यों आजकल सर में इतना पेन होता है मेरे, बर्दाश्त नहीं होता। देखिएगा, अरविंद घोष अलीपुर बम षड्यंत्र केस, अलीपुर बम षड्यंत्र केस, अलीपुर लिखना चाहें लिख लीजिएगा। अलीपुर, मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। अलीपुर बम षड्यंत्र, बम षड्यंत्र कब? मई 1908 में से 1909 के दौरान एक महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा था। अरविंद घोष ने घोष पर हमले की योजना बनाने और सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि उन्होंने बाद में, जैसे देखिए ध्यान सुनिएगा, मई 1908, मई 1908, 8-9 लिख लेंगे थोड़ा सा सही रहेगा। 8-9
के दौरान एक महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा उन पे आरोप लगाया गया, क्या? अलीपुर बम षड्यंत्र के मामले में। हालांकि बाद में उन्हें 1909 में मुक्त कर दिया गया। बाद में 1909 में उन्हें इस षड्यंत्र से मुक्त कर दिया गया। लेकिन अगर मैं पूछूं, मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप जवाब दीजिएगा, इस समय इनके वकील कौन थे? सोचिए कितनी गहराई का प्रश्न है ये। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय अरविंद घोष को षड्यंत्र मामला से जुड़ा हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र मामला, उसमें इनका नाम तो जुड़ा था, लेकिन इनके वकील कौन थे? आप कमेंट करके बताइए इनके वकील कौन थे। चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके वकील थे, इस मामले के वकील चित्तरंजन दास जी थे। लिख लीजिएगा, उनके बारे में मैंने पढ़ाया पिछले वीडियो में। कौन सी वीडियो सीरीज थी, मुझे सीरीज नंबर नहीं याद है, मैंने उनके बारे में पढ़ाया। चित्तरंजन दास। तो पढ़ा हुआ ज्ञान कभी बाहर नहीं जाता, वो आपके बीच जरूर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? मैंने इसको भी पढ़ाया है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सबसे ट्रेंडिंग प्रश्नों की सीरीज है। क्या वो कुछ बोल रहा था क्या? तो कुछ बोल रहा है क्या जी? ठीक है, बताइएगा। देखिए, जो स्वतंत्र पार्टी की बात करें, स्वतंत्र पार्टी एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक पार्टी थी। कैसी पार्टी थी? भारतीय उदारवादी राजनीतिक पार्टी थी, जो 1959 से 1974 तक विद्यमान रही। कब से? 1959 से 74। 1959 से 74 तक विद्यमान थी। 1974 तक विद्यमान थी। इसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बढ़ते हुए प्रभुत्व, समाजवादी विचारधारा को बढ़ते हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सी राजगोपालाचारी ने की थी, और यह 1959 से 74 तक चला था। और इसमें जवाहरलाल नेहरू की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बढ़ते हुए प्रभुत्व और समाजवादी विचारधारा के जो प्रतिरूप था, उसी की वजह से किया गया था। ठीक है, तो यहां से हो चुका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। मैं प्रश्नों से खंगाल खुद इतना डीप से लेकर आता हूं ताकि मैं उसकी व्याख्या कर सकूं आपके बीच। लेकिन कई दिन से सर में इतना पेन हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कल भी लाइव नहीं आ पाए थे। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि कितने दिन तक हम आपसे समझौता करेंगे। दादा भाई नौरोजी, ये भी मैंने पढ़ाया है, अपने धन का पलायन या धन का निष्कासन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? देखिए कितने यूनिक प्रश्न मैं आपके बीच लाता हूं। मैं थोड़ा सा इसको 60 में आप थोड़ा बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा पकड़ रहा, पता नहीं क्यों। तो यहां पे हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक धन का निष्कासन का सिद्धांत, धन का पलायन किसमें दिया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहला जवाब आपका सही है। जिन्होंने ए बताया उनके जवाब सही है। भारतीय धन ब्रिटेन में ले जाने की घटनाओं को प्रकाश में डालती है। इस धन की निकासी भारत के जो विऔद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपकी कैरियर मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मेरी नींद से, मेरे स्वास्थ्य से ज्यादा बढ़कर आपकी कैरियर है, इसलिए किसी प्रकार का आराम नहीं लेंगे, आप पूरे मन के साथ पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी कैरियर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए जिनको लगता है मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, जिनको ये लगता है कि नहीं मैं ठीक सही पढ़ा रहा हूं, उनके लिए। बाकी के लिए तो लोग गालियां भी देते होंगे। औपनिवेशिक भारत में, देखिए औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा एक्ट या शारदा सदन, दो नाम है, शारदा एक्ट या शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? शारदा सदन, शारदा एक्ट अलग है, शारदा सदन है। शारदा एक्ट क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बताइए जल्दी से। देखिए औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ये आप तो प्रश्न जानते होंगे क्योंकि इसका उत्तर आपको पता है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है।
जी, एक जवाब अभी तक सही आया है। देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। मैं जैसे लगेगा मुझे ज्यादा दिक्कत हुई मैं खुद ही बंद करूंगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पंडित रमाबाई, आइए इनके बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय समाज सुधारक, जी जी सही बताया आपने, शारदा एक्ट अलग है, शारदा सदन ही है, ठीक है। भारतीय समाज सुधारक पंडित रमाबाई उच्च जाति की निसहाय विधवाओं को, जो उच्च जाति की निसहाय विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 1889 में बंबई में शारदा सदन की स्थापना की। कब, लिख लीजिएगा, 1889, 1889 में। कहां पर, बंबई में। किसने, शारदाबाई ने, रमाबाई ने, रमाबाई ने किसकी स्थापना की, शारदा सदन की स्थापना की। उन्होंने अपने परिवार से निष्कासित अल्प आयु की विधवाओं को शरण देने के लिए पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की। मुक्ति मिशन, लिख लीजिएगा, मुक्ति मिशन पुणे में, लिखना चाहे तो लिख ले, मुक्ति मिशन कहां पे, पुणे में, मुक्ति मिशन पुणे में, पुणे में स्थापना किया, पुणे में, पुणे पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना यहां पे किया, ठीक। इसके अलावा समाज से बहिष्कृत महिलाओं के लिए घर प्रदान करने के लिए कृपा सदन, किसके लिए, कृपा सदन, लिख लीजिएगा, कृपा सदन, कृपा सदन। इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उसके बाद एक कृपा सदन, शारदा सदन और मुक्त मिशन, ये तीनों के बारे में थोड़ा सा एक लाइन आपको बताना चाहूंगा दोबारा। शारदा सदन का उद्देश्य क्या था, उच्च जाति के निसहाय विधवाओं को आश्रय देने के उद्देश्य से 1889 में बंबई में शारदा सदन की शुरुआत की। जबकि उन्होंने अपने परिवार से निष्कासित अल्प आयु के विधवाओं को शरण देने के लिए पुणे में मुक्ति मिशन की प्रारंभ की, पुणे में मुक्ति मिशन की प्रारंभ की। और उसके बाद समाज द्वारा बहिष्कृत महिलाओं को घर प्रदान करने के लिए कृपा सदन की स्थापना की। कृपा सदन महिलाओं को घर प्रदान करने के लिए था। तीनों सदन लिख लीजिएगा, शारदा सदन, कृपा सदन और मुक्ति मिशन, ये पंडिता रमाबाई से ही संबंधित है, ठीक है। मैंने केवल मैं प्रश्न आधार के लिए उठाता हूं ताकि आपको मैं इसकी व्याख्या कर सकूं, वरना मैं किस विषय पे व्याख्या करूंगा। बेहतर लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अन्य लोगों के पास पहुंच जाए, और पूरी सीरीज को देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। किस सेनावृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। ये मैं बताइए कितनी बार पढ़ा एक ही बात, भैया कितनी बार एक ही बातें पढ़ाई जाए। बस कौन है, A.O. ह्यूम, अभी इनके बारे में मैंने जस्ट बताया था, महासचिव थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने कांग्रेस स्थापना से पहले 22 वर्षों में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा भी की थी, याद रखिएगा। यह ब्रिटिश सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक और पक्षी वैज्ञानिक, उद्यान विज्ञानी आदि थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। यहां इसका उत्तर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। अभी कुछ देर पहले मैंने प्रश्न बनाकर पूछा था आपसे, मैंने प्रश्न बनाकर पूछा था, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, केवल इतनी बातें नहीं बताऊंगा। आप कॉपी कलम लेके लिखिएगा। उत्तर पहले बता दो, लॉर्ड डफरिन, उत्तर आप जानते रहिएगा, लॉर्ड डफरिन, इतना तो सब बताते हैं। आप इलेनी में दुर्गेश से जुड़े हैं, आप दुर्गेश सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसके बारे में और जानेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में थियोपिकल सोसाइटी आंदोलन के, लिख लीजिएगा, थियोपिकल सोसाइटी आंदोलन के भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों द्वारा, जिसमें स्कॉटलैंड एलन ऑप्टिकल ह्यूम भी शामिल थे,
जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ह्यूम ने बॉम्बे में वायसराय लॉर्ड डफरिन, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन के अनुमोदन के साथ पहली बैठक का आयोजन किया। अगर पूछा जाए कि भारत में डफरिन कब से कब तक गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में काम किए, तो लिख लीजिएगा लॉर्ड डफरिन, लिखना चाहे तो लिख ले, 1884 से 1888 तक ये भारत के क्या थे? वायसराय के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, लिखना चाहे लिख लीजिए, बाकी इन सब के बारे में आगे आके बताता चलूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी? थोड़ा सा कमेंट करके जल्दी जवाब दीजिएगा। तो जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिएगा, आप लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करता हूं। वैसे तो आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने बताया उनके सही जवाब है, लेकिन जवाब के साथ साथ अन्य चीजें भी हमें जाननी चाहिए कि जरूरी नहीं कि यही प्रश्न है, इससे जुड़े प्रश्न अगर आप कहें वो भी गलत ना होने पाए। ये मेरा पूरा प्रयास पहला होना चाहिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सबसे पहले 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में, लिख लीजिएगा 1942 मोहन सिंह के नेतृत्व में, लिख लीजिएगा 1942 में सबसे पहले मोहन सिंह के नेतृत्व में जापान द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों द्वारा मलाया अभियान में सिंगापुर में की गई थी। कहा? लिख लें, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में जापान द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के द्वारा मलाया अभियान में सिंगापुर में की गई थी। बल्कि इनका शीघ्र पतन तो हो गया, जबकि 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद उनके नेतृत्व में पुनः भारतीय राष्ट्रीय सेना गठित का जीवित हो गई, जीवंत हो गई, पुनर्जीवित हो गई। कब? 1943 में। ये लिख लीजिएगा आप लोग। और डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़ेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर सर्च करिएगा। इस समय लाइव आप हमारे यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश साथ हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पे देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक यूजर हैं उसे भी अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा, फेसबुक में सभी साथियों को शेयर करिएगा, वॉच पार्टी शेयर करिएगा, और यहाँ भी आप लोग अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये प्रश्न है, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मी सभा दार्शनिक चर्चा वृत्ति के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी जवाब दीजिएगा, था जल्दी से। रिपीट करना तो 1942 में, इसके पहले वाले क्वेश्चन कुछ लोगों ने कहा रिपीट कर दीजिए। 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। जापान बंदियों द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों द्वारा मलाया अभियान में सिंगापुर में बनाई गई थी। फिर लेकिन शीघ्र इसका पतन हो गया। उसके बाद 1943 में फिर दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद उनके नेतृत्व में भारतीय सेना पुनः जीवित की गई। इसका उत्तर क्या होगा? 1815 आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मी सभा दार्शनिक सभा वृत्ति के संस्थापक कौन थे? देखिए, इसका उत्तर तो आपको पता है, राजा राम मोहन राय। उत्तर तो सबको पता, सबने कमेंट करके जवाब दिया। आत्मी सभा की शुरुआत राजा राम मोहन ने 1815 में कलकत्ता में किया था। इस सभा के दार्शनिक विषय में, इस सभा में दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श और वाद विवाद सत्रों का आयोजन किया और स्वतंत्र एवं सामूहिक विचार, सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन दिया गया। आत्मी सभा जो थी, इसकी स्थापना कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है। लिख लीजिएगा, आत्मी सभा, जो आत्मी सभा थी, दार्शनिक परिचर्चा थी, इसे कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, के रूप में माना जाता है। अगला, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई? जिनकी भारत में हत्या हुई, वह एकमात्र वायसराय कौन था?
टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, क्योंकि डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर गया, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज है इलेनी बुद्रे के, जैसा कि फेसबुक पे भी आप लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिएगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध है। अगर आपको बेहतर लगता है ठीक है, वरना आपको प्रैक्टिस करती सीरीज इस तरह से चलती रहेगी। देखिएगा एक क्या जवाब होगा बताइए, देखते हैं पहले सबसे सटीक जवाब कौन देता है। जी हाँ, लॉर्ड मेयो सही जवाब आपका, लॉर्ड मेयो। इनके बारे में कई बातें हम बताते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में, पहले इनके बारे पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। एक अफरीदी पठान कैदी था, कौन था? एक अफरीदी पठान कैदी, शेर अली अफरीदी ने, शेर अली अफरीदी लिख लीजिएगा, शेर अली अफरीदी नाम पहले लिख लीजिएगा, नाम शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी ने कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में 8 फरवरी 1872 लिख लीजिएगा, 8 फरवरी 1872 को कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में क्या किया था? भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो, जिनका शासनकाल कब से कब था? 1869, ये थे 1869 से 72 तक, 1869 से 72 तक हत्या कर दी। कारावास के दौरान अपने साथ हुए भेदभाव का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से शेर अली अफरीदी ने क्या किया? अपने उच्च रैंक वाले औपनिवेशिक अधिकारी की हत्या उनकी ऑफिस में जाकर कर दी। इस प्रकार हमने यह देखा, देखिए मेरा काम क्या है, जीएस के सभी पहलुओं को तोड़कर आपके सामने रखना। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं, भारत में पहली जनगणना हुई थी, जबकि 10 की जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से हुई, ये भी लिख लीजिएगा। भारत में पहली जनगणना इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी, कब? 1872 में, जबकि 10 की जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से प्रारंभ होती है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? कमेंट करके जवाब जल्दी से दीजिएगा, तब तक हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? देखिएगा, थियोपिकल सोसाइटी, थियोपिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये मैंने कई बार पढ़ाया, आज मैं फिर बता देता हूं। कौन था? जस्टिस रानाडे, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मैडम ब्लॉत्स्की। क्या होगा? देखिए पहले मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं, फिर आप उसका उत्तर स्वयं बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा, थियोपिकल सोसाइटी का स्थापना 17 नवंबर 1875 में, कब? लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 में। 17 नवंबर 1875 में आधिकारिक रूप से हेलेन पेट्रोना ब्लॉत्स्की, ये देखिए ये इसका बी सही है, इनका नाम पूरा क्या था? हेलेन पेट्रोना ब्लॉत्स्की, कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट, विलियम क्वेन जज, अन्य के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में की गई। कहां की गई? न्यूयॉर्क सिटी। अच्छा एक बात मैं आपको पहले बता दूं, न्यूयॉर्क क्या क्या है? न्यूयॉर्क एक राज्य है अमेरिका का, उसकी राजधानी है और एक शहर भी है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की गई। इनकी स्थापना सत्य की खोज करने के वाले निकाय के रूप में की गई, जो मानवता और भाईचारे के भावनाओं को प्रोत्साहित करने या देने का प्रयास करता था। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? हेलेन पेट्रोना ब्लॉत्स्की, कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट, विलियम क्वेन जज, अन्य के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टेलीग्राम पे जुड़िएगा, आपके सभी सीरीज आपको मिल जाएंगी। ये भी सीरीज मैंने पढ़ाया, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से जवाब दीजिएगा, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखते हैं सबसे पहले कमेंट जवाब किसके आते हैं।
देखिएगा, भारत में जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जी जवाब आपके सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं। 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था, घोषित किया गया। कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। लिख लीजिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में 1905 में। कब? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल। तब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। कौन थे? लिख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। लॉर्ड कर्जन, राइटिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ है। लॉर्ड कर्जन उस समय तत्काल कर्जन भारत के वायसराय थे। जबकि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसके बारे में मैंने पढ़ाया, पिछली वीडियो में देखिएगा। कब? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया। बाद में रद्द किया गया, वो बाद में पढ़ेंगे। पढ़ाया मैंने, मतलब ऐसे सीरीज में मैंने पढ़ा दिया है। तो बंगाल विभाजन 1905 में इसकी घोषणा की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसने देश में बायकॉट आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रकार इसका उत्तर 1905 सही है। कई चीज पढ़ा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। यह भारत में स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषित किया गया। जबकि बंगाल विभाजन कौन? लॉर्ड कर्जन ने 1905 जुलाई में लाया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं कई कड़ियों को तोड़कर जोड़कर पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका बेहतर स्कोर कराना, और मैं करवा के छोड़ूंगा। सरोजिनी नायडू ने किससे का दूध का, देखिए मैंने ये पढ़ाया है, इसलिए मैं कहता हूं मेरी वीडियो की सीरीज पूरी देखिएगा। अगर आप पूरी देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कोई सीरीज मत छोड़िएगा, और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं जल्दी सीरीज खत्म करूंगा। सर में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, इसका उत्तर मैं आपको पहले बता दूं। तो इसका आता है मोहम्मद अली जिन्ना। फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। व्याख्या अगर चाहें तो लिख सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुओं और भारतीय मुसलमानों के मध्य छद्म एकता के प्रति उग्र इच्छा शक्ति दिखाते हुए राजनीति की शुरुआत किया था। 1906 से लेकर 1916 तक मैंने उसे पढ़ा दिया है। 1906 से लेकर 1916 तक अपने राजनीतिक जीवन के प्रथम 10 वर्ष की समाप्ति पर उन्हें इस दृष्टिकोण को देखते हुए सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उपमान दिया था। जबकि हम देखते हैं सरोजिनी नायडू ने जिन्ना के भाषणों और लेखों को संकलित करते हुए 1918 में किसने? लिख लीजिएगा, 1918 में सरोजिनी नायडू ने। कब? 1918 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1918 में एकता के राजदूत, लिखिएगा, एकता के राजदूत, उनकी पुस्तक है एकता का राजदूत, एकता का राजदूत नामक उपशीर्षक से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के मूर्ति का प्रतीक मोहम्मद अली जिन्ना को बताया। ठीक है जी, आपको डेली लाइव मिल जाती है सुपर टेट की लेक्चर, इसलिए उसके लिए कोई प्लेलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों, गर्म दल और नरम दल, अच्छे संबंध किस समझौते में बने? ये भी मैंने पढ़ाया था। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करके जवाब देता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी पूरी वीडियो की सीरीज देखिएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश साथ, और फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश है। बेहतर लगे तो पूरी सीरीज देखिएगा। मैं जल्दी 1-2 क्वेश्चन शायद मैं और करा पाऊंगा, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़े अभी क्लास कराने के लिए जी। और ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको जुड़ना है तो 6306344367 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। देखिए, लखनऊ समझौता मैं थोड़ा तेजी से बताऊंगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख दल, गर्म दल और नरम दल। अगर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गर्म दल था, लिख लीजिएगा, बाल गंगाधर में गर्म दल था, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में नरम दल था। इनके मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई।
फिर हम देखते हैं कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907, अगला लिख लीजिएगा। कांग्रेस लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। कांग्रेस का कांग्रेस का कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब? 1907। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान दोनों दलों में विभाजित हो गई थी। माने जो 1907 में नरम दल और गरम दल कहाँ पे? कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में। ये भी प्रश्न पूछता है किस अधिवेशन में अलग हुए थे? 1917 में, 7 में अलग हुए थे, 16 में जाकर मिले थे। कहाँ मिले थे? लखनऊ समझौता में जाकर मिले थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक गरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल। ठीक है, विभाजन 1907 में था। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे, मैं माफी चाहूंगा, मैं तेजी से प्रश्न कराऊंगा। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। कथन किसका है? देखिए, ये महात्मा गांधी इतनी अच्छी कथन कह सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने बताया पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करती है, इसलिए धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, लेकिन इससे मनुष्य को लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। मतलब महात्मा गांधी का अर्थ यही था, ठीक है, कि धनी व्यक्तियों को केवल अपनी इच्छाओं को सीमित करना ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने धन का प्रयोग गरीबों में ट्रस्ट के रूप में उनके कल्याण के लिए करना चाहिए। ठीक है, इससे मनुष्य की असीमित लालच दिखाई जाती थी कि मनुष्य क्या होता था, अमीर होने के बाद लगातार और अमीर होने की सपने देखता था। इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग तेजी से। काकोरी षड्यंत्र काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन की डकैती हुई थी। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं, हम लोग जान भी लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र जो हुई थी उसके तहत ट्रेन की घटना लखनऊ के पास काकोरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान में 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। लिख लीजिएगा, काकोरी में कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी लखनऊ के पास में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की गई थी। डकैती की घटना लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, अन्य जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसमें अंजाम दिया था। मैंने इसको पढ़ा, इसमें पहले किसको फांसी हुई थी ये भी मैंने पढ़ाया है इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न को मैंने भी कई बार बताया है, आज फिर बता दे रहे हैं। लेकिन किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जल्दी जवाब दीजिएगा। इसे किसे वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपने सही बताया, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना। प्राय गोखले को महात्मा के रूप में निर्देशित करते थे, कहते थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय स्वशासन समाज सुधार के लिए अभियान भी चलाया था। इस प्रकार इसका उत्तर चौथा सही है। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट प्रश्नावली की सीरीज है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं इसकी पूरी व्याख्या एकदम हल बताऊंगा। व्याख्या, उत्तर में पता के तब आगे बताता हूं। उत्तर देखिए, आइए इसकी व्याख्या सुनते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। सर जार साइमन। अगर इनके बारे में बता दो, इनका पूरा सर जार साइमन इनका पूरा नाम था। सर जॉन साइमन 1873 से 1954 तक थे शायद, इन्हीं के नाम पर आया था। अब लिखिएगा इसके बारे में। 1927 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लिख लीजिएगा 1927, पहले लिख लीजिएगा तब बता रहे। 1927 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के काम में शामिल होने के लिए एक शाही संसदीय आयोग गठित किया गया। वह आधिकारिक तौर पर भारतीय सांविधिक आयोग के रूप में जाना जाता है। लिख लीजिएगा, वह, इसको प्रश्न पूछा गया है कि उसे संसदीय आयोग गठित किया गया, वह आधिकारिक तौर पर भारतीय सांविधिक आयोग के रूप में जाना जाता था, जो 3 फरवरी 1928 को, कै तारीख को? 3 फरवरी
1928 को मुंबई पहुंचा। कहां पहुंचा? मुंबई पहुंचा। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि उनके पास कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये हो गया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। मैंने पूरा आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2-3 प्रश्न और, उसके बाद आज की सीरीज खत्म हो जाएगी। और 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो तेजी से बताएंगे। अभी कुछ देर पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था। आर्य महिला समाज की स्थापना 1880 में पंडिता रमाबाई ने किया था। अभी इनके बारे में बताया था। इन्होंने शारदा सदन महिलाओं की शिक्षा के लिए पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ठीक है, मुक्ति हेतु अथक प्रयास किया था महिलाओं के लिए। संस्कृत में उनकी अवधारणा के कारण उन्हें पंडिता का खिताब दिया गया। संस्कृत में उनकी अवधारणा के कारण उन्हें पंडिता का ही खिताब मिला है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, रमाबाई को पंडिता का खिताब मिला, लिख लीजिएगा, पंडिता का खिताब उन्हें मिला है। संस्कृत में उनकी अवधारणाओं के कारण उन्हें पंडिता का खिताब मिला था। पंडिता का खिताब मिला है उन्हें। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उनके कहाँ के सत्र में हुआ था? ये भी मैंने कुछ देर पहले भी बता दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे हुआ था। जल्दी जल्दी बताइएगा, 1-2 प्रश्न और कराना है जल्दी से। मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आज। अभी कुछ देर पहले हमने इसको बताया था। अरे भैया जी, 1907 में सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हुआ था। कब? 1907 में। ठीक है, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष गरमपंथी नेतृत्व किया, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी नरमपंथी नेतृत्व किया। विभाजित के बाद 1916 में कांग्रेस में पुनः एक हो गई। 1916 में कांग्रेस लखनऊ का अधिवेशन में पुनः एक हो गए। ये 1907 सूरत में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण। 1857 की जो क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, ये तो आप जानते होंगे। इसमें देखिए कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, मैं इतना पढ़ा दे रहा हूं आपको, इतनी बार प्रश्नों घुमा घुमा के व्याख्या कर दे रहा हूं कि मेरी एक बार सीरीज पढ़ने के बाद कभी आपकी गलतियां नहीं होंगी। देखिए, यहाँ पे होगा नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगी होने के कारण। ये मैंने पढ़ाया है। इतिहासकार नई एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को 1857 के तत्कालीन क्रांति का कारण मानते हैं। यह माना जाता था कारतूस की जो राइफल होती थी वो सामान्य मुद्दा में मुसलमानों को सुअर की चर्बी लगी दिया जाता, क्योंकि सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए, सुअर ही मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है, जबकि हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए अपवित्र मानी जाती है। तो इससे हिंदू गाय को अपनी माता मानते, हिंदू को होते थे, उधर मुसलमान को होते थे। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक को ठेस पहुंची थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके बारे में मैंने व्याख्या पीछे किया, उसकी एक बार व्याख्या देख लीजिएगा। अन्य सीरीज में मैंने व्याख्या को उसमें हटा सकता हूँ, काफी प्रश्न मैंने कराए थे, वहां पे एक बार देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी से शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी जब कमेंट कर बताइए कि आर्य समाज संस्थापक कौन थे। इसे नोबल सोसाइटी भी कहते हैं, आर्य समाज को नोबल सोसाइटी कहते हैं। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कभी मैंने बताया, दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? जल्दी बताइए, कब किया था? 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, वेदों की अघुमत्व पर आधारित मूल्यों को, प्रथाओं को प्रोत्साहित देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए मैं कितनी बार प्रश्न कहता हूं ताकि गलतियां आप ना करें। देख रहे हैं, प्रश्न एकदम यूनिक प्रश्न, ट्रेंडिंग प्रश्न उठा के लाते हैं, ट्रेंडिंग प्रश्न जो चल रहे होते हैं परीक्षाओं में आजकल। चलिए, आखिरी प्रश्न आपके सामने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपकी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। प्रश्न के उत्तर आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं?
देखिएगा, मैं इसके बारे में पहले व्याख्या बता दूं, पहले उत्तर, इसका उत्तर ये है। आइए इसकी व्याख्या भी हम आपको बता देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद उर्दू का एक वाक्यांश है। लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन, लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशन का रूपांतरण है। यह नारा एक स्लोगन का निर्माण हसरत मोहानी ने किया था। इसका किसने किया था? हसरत मोहानी ने। लिखना चाहिए, लिख ले, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने किया था। किसमें? उर्दू का एक वाक्यांश, एक नारा है। इस नारा का सबसे पहले प्रयोग भगत सिंह ने किया था। कब किया था? 1829 में। सबसे पहले, सॉरी 1929 होगा ना, 1829 कहा जी, तब पैदा ही नहीं हुए थे बेचारे। 1929 में, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, 1929 में भगत सिंह ने किया था। दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद उन्होंने, इसका भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद नारे का प्रयोग किया था। लेकिन ये लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन का रूपांतरण है। इस नारा स्लोगन का निर्माण किसने? हसरत मोहानी ने किया था। किसने किया था? हसरत मोहानी ने किया था। किसने किया था? हसरत मोहानी ने किया था। और भगत सिंह ने 1929 में क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा दिल्ली में स्थित एक केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद इस नारे का प्रयोग सर्वप्रथम 1929 सर बार बार गलती कर रहा, 1929 में इस नारे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, हसरत मोहानी। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना मैंने पढ़ाया है। अगर कोई मेरा पुराना क्लास पढ़ा हुआ बताएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये मैंने पढ़ाया है। किसने किया है? वो भी दूसरे ही ने किया है। जी, आपने सही जवाब दिया। उसका प्रयोग सबसे पहले किसी और ने किया। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं थोड़ा सा खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 सभी क्लास की शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़ेगा इलेनी में दुर्गेश के साथ। सभी को शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो बेहतर लगे, लाइक करेगा अगर आपको बेहतर लगे। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, हर जगह आपको इलेनी में दुर्गेश आपको मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी वीडियो लाइव चल रही होगी। आप भी हमें लाइव देख रहे हैं, क्लास पूरी तरह से लाइव चल रही है। अगर आप प्रश्न लेना चाहें, आप प्रश्न दें, मैं आपके प्रश्न पूछ का आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछना तो फिर हम लोग चलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एवरीवन। अगर आपको बेहतर लग रहा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, तो जल्दी जल्दी करिएगा। कोई प्रश्न नहीं आपके? बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की सीरीज को पूरी देखिएगा, जितनी वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो बेशक लंबा बनता है, लेकिन हम किसी प्रकार की कोई बातें पढ़ाते समय नहीं करते सिवाय आपके टॉपिक के। मैं टॉपिक पे ही बात करता हूँ, प्लेलिस्ट बना दूंगा। थोड़ा समस्या दिक्कत है, टाइम की वजह से दिक्कत, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, नोट्स के पेमेंट के लिए इस पर व्हाट्सएप करेंगे, सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है जी, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा सा काम करना है। क्या बताऊं, इतना ज़्यादा प्रेशर ऊपर हो जाता है। ठीक है, पेड क्लास के लिए ऑनलाइन क्लास पे इस पर व्हाट्सएप करेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। शेयर करना ना भूलेगा, शेयर जरूर करेगा ताकि मेरी मेहनत का लोगों को लाभ मिले। बस मैं ये चाहता हूँ, शेयर करेंगे लोगों को लाभ मिलेगी, बाकी उससे मुझे कुछ मिले ना मिले, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। टेलीग्राम, फेसबुक पे जिलेनी दुर्गेश। ठीक है, हाँ जी, तबीयत एकदम सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी कोई भरोसा नहीं, जब तक मेरे पास जो है मैं वो चाहता हूँ मैं आपको दे दूँ। तबीयत खराब है, क्योंकि मैं अगर आराम करूंगा तो मेरी साथ अगर 500 या 100 लोगों ने अगर पढ़ा तो 100 लोगों को इतने टाइम में लाभ मिला ना। मैं जाके बिस्तर में सोता, मुझे क्या मिलता, लेकिन मैंने पढ़ाया, जो मेरे पास ज्ञान था आपके पास पहुंच गया। वास्तव में ये छोटी चीजें नहीं होती, इनको तोड़कर पढ़ाना वही पढ़ा सकता है जो वास्तव में मुझे हुए खिलाड़ी थे इस विषयों के। वैसे इतना आसान नहीं होता सारे प्रश्नों को इस तरह से व्याख्या करना। इसके लिए होमवर्क करके तब मैं आपके बीच आता हूँ, कई किताबें रखता हूँ एक साथ, तब जाके देखता हूँ इस टॉपिक का उत्तर यहाँ मिलेगा, इसका यहाँ मिलेगा, ये किताब में नहीं मिलता। लेकिन मैं बस आपके लिए तत्पर और तैयार रहता हूँ। मैं मेहनत करूँ, उसका परिणाम आप मुझे दें। बस मैं चाहता हूँ मेहनत से पढ़ें, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप मेहनत से पढ़िए, आप अपना बेहतर दीजिए। क्या पता आज हूँ कल ना रहूँ, क्या पता कौन सी वीडियो मेरी आखिरी वीडियो हो जाए। ये कोई ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है। जब तक है जो ज्ञान है मैं आपको देना चाहूँगा, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। 4 दिन की ज़िंदगी, क्या पता क्या होगा, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, ऐसा गीता में कहा गया है। लेकिन खाली हाथ आए हैं और कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आप जाने के बाद याद करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक।
हाँ, तबीयत एकदम नहीं सही दे रही, सर इतना फट रहा है दर्द से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहा नहीं सकता, ये वास्तविकता, इसे स्वीकार करना चाहिए। कौन सी वीडियो आखिरी वीडियो है ये नहीं कहा जा सकता, कौन सा स्टेटस मेरा आखिरी स्टेटस हो जाए। लेकिन हाँ, जब तक हूँ कुछ बेहतर करके जाऊंगा आपके लिए। लोग क्या कहते हैं नहीं माने रखता, लेकिन मैं आपके लिए मैं तब तक करूंगा जब तक आप सफलता के उस दहलीज उस कदम तक ना पहुंचे। ठीक है, अब हिम्मत नहीं हो रही ज़्यादा पढ़ाने की, कल सुबह फिर क्लास लेनी होती है कल। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आप दिन दुना रात चौगुना मेहनत करते रहे, अपनी सफलता की दहलीज तक वहां तक जाए जहां तक आप और आपके माता पिता, आपका परिवार सपने सजोए बैठा था। उस सपने के उस आखिरी सीढ़ी की, उस आखिरी मंजिल तक जरूर पहुंचे। मेहनत बेहतर करिएगा, क्योंकि मेहनत ही आपके सफलता की सबसे बड़ी कुंजी और चाबी है। इसलिए हार मत मानिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, अपना बेहतर दीजिएगा। क्या पता कल को रहे ना रहे, लेकिन आप अपने आप से समझौता करिएगा, खाने से करिएगा, काम से करिएगा, लेकिन कभी पढ़ाई समझौता मत करिएगा। क्योंकि ये चंद दिन की जो समय होते हैं जिसमें आप कुछ बेहतर कर सकते हो, उस समय आप डाइवर्ट मत होइएगा, अपने एम पे फोकस करिएगा, अटैक टू टारगेट पे करिएगा। कभी असफलता आपके हाथ में नहीं आएगी। और इधर आवाज़ मेरी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, और ऐसा लग रहा है अंदर से जाने नहीं कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं। ठीक है, जय हिंद। अरे नहीं नहीं